कई बार आपने रोड पर ऑयल पड़ा हुआ देखा होगा और जब उस पर पानी पड़ता है और फिर अपन उसको देखते हैं तो वो कलरफुल दिखता है। ऐसा क्या है उसके पीछे? उसके पीछे जो है वो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है इंटरफेरेंस। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो एग्जाम में आ ही रहा है। देखो भाई, आगे बढ़ने के पहले ना बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास कोहेरेंट सोर्सेज। ये होते क्या हैं और इंटरफेरेंस यानी जो अब फिनोमेना अपन पढ़ने वाले हैं उसके लिए जरूरी क्यों होते हैं। तो ये वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनमें जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो या जीरो हो। ऐसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था तुमको कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ऐसा इसीलिए होना चाहिए कि जब सुपर इंपोज हो दो वेव्स तो कहीं पर अपन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कहीं पर अपना एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा रिजल्टेंट का, और वो वहां पर वैसा ही बना रहे, मतलब कि सस्टेन्ड वहां पर ब्राइटनेस बनी रहे या फिर वहां पर डार्कनेस बनी रहे। उसके लिए हमें ऐसे सोर्सेस की जरूरत पड़ती है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या फिर फेज डिफरेंस साथ में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या जीरो हो, और इस टाइप के सोर्सेस को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई कोहेरेंट सोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वहां पर कंटिन्यूअसली ब्राइट या डार्क चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उस पॉइंट पर फेज बदलेगी, जिसकी वजह से उसी पॉइंट पर कभी डार्क हो जाएगा कभी ब्राइट हो जाएगा और हमें फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक सिमेट्रिक पैटर्न को देखने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत है। अब आते हैं अपन इंटरफेरेंस पर। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हमें सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। सेम फ्रीक्वेंसी जिनका फेज डिफरेंस जीरो हो या कांस्टेंट हो। अब आता है हमारे पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? तो बेसिकली जब दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो या जीरो हो, मतलब कि कोहेरेंट सोर्स। मैं पूरी लाइन को रिप्लेस करके लिख सकता हूं व्हेन रेज आर कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो जब भी लाइट कोहेरेंट सोर्सेज से आती है और किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज होती है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से कहीं पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है और कहीं पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी दिखती है। इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इसको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं कि हमारे पास चार दोस्त थे ए बी सी और डी। मैंने कहा सब लोग एक काम करो 200 रुपीज लेकर आओ। सारे के सारे 200 रुपीज लेकर आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इन सबके पास टोटल अगर तुम देखो तो टोटल कितना है इनके पास 800 रुपीज। मगर फिर क्या हुआ, ये जो ए और सी थे ना ये थोड़े शाणे बन गए, मतलब थोड़ा तेज निकल गए। और तेज ऐसे निकल गए कि इन्होंने बी से कहा तू मुझे दे दे अपने पैसे। तो अब ए के पास 400 है, बी के पास 0 है, और सी ने कहा कि भाई तू भी मुझे डी 400 में से 200 में से ये 200 ही पूरे दे दे। तो इसके पास हो गए 400, इसके पास हो गए 0। पहले सम था 800, आज भी सम है 800, मगर यहां पर क्या हुआ, पैसों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरह से जब दो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेज से चली हो और वो एक पॉइंट पर एक साथ आ गई, सुपर इंपोज हो गई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वीडियो जरूर जाकर देख लेना। तो होता क्या है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पर एनर्जी ज्यादा यानी इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पर अपने पास एनर्जी कम यानी कि इंटेंसिटी कम। जहां पर बढ़ जाती है उसे अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर अपने पास कम हो जाती है उसे अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो हमारे पास ये इस जोन में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव, इस जोन में क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव, इस जोन में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव, इस जोन में क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी अपने पास डेफिनेशन है इंटरफेरेंस की। व्हेन टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इंपोज ऑन ईच अदर, at some point intensity is maximum, at some point intensity is minimum, energy redistribution takes place and this phenomena is known as इंटरफेरेंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है, नीचे नोट्स में तुमको ये पूरी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए तुम ये मत सोचो कि बाबा जी आप इधर खड़े हो जाओ फिर स्क्रीनशॉट लेने का मौका दो, कोई जरूरत नहीं है। नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट करो, तुम्हारा काम वैसा ही हो जाएगा। अब आता है अपने पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये एक तरह का आउट क्वेश्चन है आपके फाइनल पेपर के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर अपन जो लाइट लेते हैं वो मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या? क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में यही डाउट आना स्टार्ट होता है, मोनोक्रोमैटिक क्या? मोनो का मतलब होता है एक,
ठीक है। सो अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट ले रहे हैं तो यहां पर उसकी जो वेवलेंथ होगी वो उसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ होगी, या तो येलो कलर की होगी या रेड कलर की होगी या वॉयलेट कलर की होगी या ग्रीन कलर की होगी, जो भी होगी एक होगी। अगर एक से ज्यादा हुई तो फिर वो पॉलीक्रोमैटिक हो जाएगा और फिर हमें दिक्कत आएगी यहां पर। अब क्या होता है, ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मगर अगर ये समझ गए तो आगे वाला जो डायग्राम है ना वो ऐसे समझ जाओगे तुम। तो यहां पर ये मेरे पास सोर्स है, इस सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो स्फेरिकल निकलेंगे। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकले, ये मेरे पास आई दो रेज, ठीक है। अब जब ये रेज इन स्लिट पर पहुंचेंगी ए और बी पर, हम अभी आगे जाके इनका नाम दे देंगे S1 S2, ये जो दो स्लिट्स पर पहुंचेंगी तो ये स्लिट, क्योंकि वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम करता है, तो ये जो है ये फिर से अपने में इमिट करने लग जाएंगे, अपने में से वेव फ्रंट, ये भी इमिट करने लग जाएंगे वेव फ्रंट। और जब ये दो वेव्स यहां पर सुपर इंपोज होंगी, ये हमारी स्क्रीन है, जब ये सुपर इंपोज होंगी तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पाथ डिफरेंस का लॉजिक कि भैया पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा। जब ये यहां पर पाथ डिफरेंस अपने पास अलग अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, इस तरह की हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा। अब आप कहोगे कि एक ही सोर्स की जरूरत क्यों है, तो इसीलिए है क्योंकि यह भी आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में कि भैया हम दो अलग अलग सोर्सेस, बजाज कंपनी के दो बल्ब ले आता हूं, दोनों की वोल्टेज है 40 वॉट, अलग अलग लगा देता हूं। भाई बजाज कंपनी के ही बल्ब है ना, तो दोनों का वोल्टेज भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो कोहेरेंट होने चाहिए, नहीं, क्योंकि हर सोर्स अपने अंदर इनफाइनाइट एटम्स को लेके बनता है। अब उसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी को और वेव्स को इमिट करेगा। तो भैया इतने सारे एटम्स हैं इन दोनों सोर्सेज में अलग अलग, क्या उम्मीद करते हो यहां पर दो लोग, दो भाई एक आवाज में एक सुर में बोल नहीं पाते, यहां तो मिलियंस में एटम्स हैं और वो एक साथ एक ही तरह की वेव कैसे एमिट करेंगे। इसीलिए दो अलग अलग सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो हमने ये ट्रिक निकाल ली कि यार क्या करा हमने, एक सोर्स था, आगे दो स्लिट लगा दी। अब क्या होगा अगर मैं यहां पर आपसे ऐसे कहूं कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब सामने से अगर तुम देखो तो दो जगह से यहां से रेज आ रही हैं, तो तुम्हें ये क्या लगेगा, पीछे क्या पता कितनी लाइटें हैं, मुझे तो बस इतना पता है कि यहां और यहां से लाइट आ रही है, इसका मतलब है ये दोनों सोर्सेस की तरह काम करेंगे। तो यहां पर भी हमने एक सोर्स था मगर आगे जाके दो स्लिट लगा दी, और ये दो स्लिट से जब लाइट रेज अंदर आएंगी, जो वेव फ्रंट्स अंदर आएंगे, तो हमें लगेगा कि ये तो दो अलग अलग सोर्सेज हैं, और जब ये वेव सुपर इंपोज होंगी तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहीं पर मिनिमम। ये बेसिक थ्योरी थी किसकी, YDSE की। ठीक, अब अपन डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, उसके भी पहले एक चीज और बता दूं, यहां पर हमारे पास ये जो बन रहा है ना पैटर्न, इसमें ये जो बन रही है ये विड्थ है, ये देखो ब्राइट सेक्शन है, फिर हमारे पास डार्क बना, फिर हमारे पास ब्राइट बना। तो ये जो ब्राइट की विड्थ होती है इनको अपन बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं अपन इनको, फ्रिंजेस। ब्राइट का ब्राइट फ्रिंज और डार्क वाले को बोलते हैं डार्क फ्रिंज। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह का अपना पैटर्न बनता है। अब देखो यहां पर YDSE का अपन ने बिल्कुल सिंपल वाला सेटअप देख लिया जो अपन को एग्जाम्स में बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक पॉइंट सोर्स, ये आपने लगा दी स्लिट, यहां से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं कुछ इस तरह के निकल रहे हैं, और ये वेव फ्रंट्स से जो रेज होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी और वो यहां पहुंचेंगी। हमने ये ऐसा रखा है कि इन दोनों पर जो रेज पहुंचेंगी वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। अगर अलग अलग होंगी तो केसेस बढ़ जाते हैं भाई, फिर वो IIT के क्वेश्चन बनेंगे, अपने बोर्ड के नहीं बनेंगे, इसलिए अपन को वहां सोचने की आवश्यकता नहीं है। Okay. अब ये दोनों सोर्सेस की तरह काम करेंगे, S1 और S2, इन दोनों के बीच की विड्थ क्या है, D। तो सोर्स स्लिट्स S1 एंड S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारे पास D। ठीक है, इस यहां पर मेरे पास एक थोड़ी सी डिस्टेंस पर रहेगी एक स्क्रीन, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कहेंगे कैपिटल D। अब देखो ये जो मेरे पास है, ये बिल्कुल ये जो दोनों स्लिट है ना, इन दोनों स्लिट के बीच में ये पॉइंट है हमारे पास O। ठीक, यहां से अब देखो यहां पर अगर इसको देखें, S1 से यहां चलने में और S2 से यहां चलने में, ये जो रेड वाला सेक्शन है, S1 से जो रे यहां चली और S2 से यहां जो रे चली, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। बराबर चलना पड़ेगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसीलिए सेंट्रल में बनता है ब्राइट। मेरी हर स्टेटमेंट में एक एक क्वेश्चन टपक रहा है CBSE का, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना।
हर स्टेटमेंट में मैंने क्वेश्चन दिए, कम से कम नहीं तो अभी 8 से 9 क्वेश्चन के आंसर्स मैं कर चुका हूं इतनी देर के वीडियो में, जबकि मैंने YDSE अभी पूरी तरह से ड्राइव भी नहीं किया है। तो इसीलिए ध्यान से, अब ये यहां से S1 वाली वेव चली, यहां से S2 वाली चली, मुझे किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है कि भैया ये बताओ यहां से y डिस्टेंस पर मेरे पास ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। तो ये ब्राइट और डार्क किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस पाथ डिफरेंस पे। क्यों? क्योंकि S1 से लेके P तक और ये वाले पॉइंट से लेके P तक ये लगभग दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा दूसरे वाले को? इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, और जितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा वही तो उसका पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो पाथ डिफरेंस हो गया ये। अब ये पाथ डिफरेंस हमने जो पढ़ा है, अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो गया तो इस P पॉइंट पर ब्राइट बनेगा, और अगर ये पाथ डिफरेंस 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया तो इस पॉइंट पर डार्क बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि P पॉइंट पे ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, वो इस छोटे से पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह डायग्राम समझ में आ गया। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो अब अपन आगे जाएंगे और अब अपन आगे इसका डेरिवेशन करेंगे, और ये जो y है ये ब्राइट के लिए निकालेंगे, ये डार्क के लिए निकालेंगे। और यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखना, और वो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि हम यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना, जिसको हमने बड़ा बड़ा बना लिया है, हम न्यूटोनियन एरा में नहीं है, हम लोग अब क्वांटम फिजिक्स की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये जो डिस्टेंस है जिसको जूम करके हम देख रहे हैं, ये जो d है ये बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में? स्क्रीन से लेके स्लिट तक के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। ध्यान रखना, ये एक अपना अजम्पशन भी है यहाँ पर एक, इसीलिए आगे जाकर अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब अपने पास आता है डेरिवेशन कि भैया आप ये बताओ कि किस पॉइंट पे ब्राइट बनेगा, किस पॉइंट पे डार्क बनेगा, ये y निकाल के लाओ। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, बिल्कुल सेम डायग्राम है, यही पाथ डिफरेंस निकालना है, मगर यहां पर मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, एक P S1 से लेके M की तरफ और दूसरा परपेंडिकुलर है S2 से लेके N की तरफ। क्यों करा है अभी 2 मिनट के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना है अपना? S2a जो मुझे निकाल कर लाना है। तो यार देखो, डेरिवेशन में बाबा जी से अगर तुमने बूटी नहीं ली तो फिर किस काम के बाबा जी ना। तो एक काम करते हैं, तुम्हें दे देते हैं बूटी। देखो भाई, कुछ नहीं करना, तुम्हें पाथ डिफरेंस चाहिए S2a, तो आपको दो ट्राइंगल ढूंढने, और वो कौन से ट्राइंगल होंगे? एक होगा S1P के साथ। अगर तुम देख पाओ तो ये S1P का ये ट्राइंगल बन रहा है, और इसी दिन के लिए वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था अपन ने। और जो दूसरा ट्राइंगल है वो आपको ढूंढना है S2P के लिए, और S2P के लिए ये ट्राइंगल है, और ये जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ये इस ट्राइंगल को बनाने के लिए ही किया था। अब ये दोनों ट्राइंगल में तुम लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम आएगी, तुम्हें क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस S2a। S2a कितना है? ये पूरा चला S2P, ये चला S1P। भाई ये है राम, ये है श्याम। राम चला 8 मीटर, श्याम चला 10 मीटर या 6 मीटर, तो ये 8 चला और ये 6 चला। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकाला? 8 - 6 ना। तो ये कितना चला? S2P। ये कितना चला? S1P। तो S2P - S1P तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। अगर दोनों बराबर चले तो 0, और नहीं तो भैया S2P - S1P। तो एक ट्राइंगल S1P का हो गया, एक ट्राइंगल S2P का हो गया, दो ट्राइंगल तुम्हारे पास हो गए। अब तुम्हें तो ये डिफरेंस चाहिए, इसीलिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर तुम अजम्पशन लगाओगे कि भैया ये जो D है ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये जो D है ये बहुत ज्यादा छोटा है। इसीलिए आगे जाकर हम क्या करेंगे, हम S1P को लगभग S1M मतलब इस डिस्टेंस के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो इसके कंपैरिजन में जब आप ऐसे जाओगे बहुत डिस्टेंस पर, तो जो विड्थ है ना, जो स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस है, और ये जो पॉइंट लाइन जा रही है S1P, क्योंकि अभी अपन ने छोटा बनाया इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत डिस्टेंस पर है, बट लगभग बराबर आ जाएगा। और ये जो S2P है इसको भी लगभग अपन कितना लिख देंगे? D के बराबर लिख देंगे। और ये आपकी फाइनल स्टेप है, S1P इज नियरली इक्वल टू S2P इज नियरली इक्वल टू D। तो ये आपके पास फाइनली लास्ट स्टेप थी बूटी की। अब एक काम करते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही डेरिवेशन को स्टार्ट किया, सबसे पहला ट्राइंगल है S1PM। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई।
क्योंकि मुझे तो ये चाहिए था पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। तो इस ट्राइंगल में मैंने क्या लिखा, हाइपोटेन्यूज S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू PM परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस S1M बेस का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये बेस तो समझ में आ रहा है, S1M की वैल्यू समझ में आ रही है कि D है, मगर PM की वैल्यू क्या होगी? तो देखो भाई, सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस थी Y और ये D है, मगर ये बीच में आधा हो गया ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D/2। अगर ये डिस्टेंस आपके पास D/2 है तो आपके पास जो PM डिस्टेंस आएगी, ये छोटी सी पिद्दू सी डिस्टेंस, ये आ जाएगी Y माइनस D/2। तो ये हो गई Y माइनस D/2। तो ये आपके पास आ गया S1P का स्क्वायर। भैया रूट वूट से बहुत डर लगता है यार, तो रूट क्यों लें, स्क्वायर को पड़ा रहने दो। स्क्वायर बाद में जब टेंशन होगी तो सोचेंगे क्या करना है। बूटी की पहली स्टेप चल रही है अभी। दूसरा ट्राइंगल S2PMN, तो S2PN। अब S2P हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PN का स्क्वायर प्लस S2N का स्क्वायर। S2N तो D बन गया, मगर ये जो PN है ये कितना होगा? तो देखो भाई, यहां तक की डिस्टेंस है Y और ये आधी डिस्टेंस क्या बची होगी? तुम बता दो मुझे, आधी डिस्टेंस क्या होगी? क्या होगी ये? D/2। तो टोटल कितना हो गया? Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली आपके पास आ गया ये Y प्लस D/2 का स्क्वायर। तो S2P का स्क्वायर Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। जैसे ही आया, मैंने क्या बोला था, दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि तुम्हें तो चाहिए S2P माइनस S1P। लो भाई, माइनस कर दिया दोनों को, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करोगे तो ये आ जाएगा Y प्लस D/2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये चीज आ जाएगी Y माइनस D/2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। गुरु ओपन कर लो यार जरा, देखो माइनस जब ये अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। कैपिटल D की कहानी यहां पे खत्म। ठीक, अब A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहां पर माइनस, तो ये माइनस Y माइनस D/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब अगर तुम इसको ओपन करो तो तुम्हें ओपन करने पे क्या मिल रहा है? देखो यहां पर मैंने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा दिया, तो ये हो गया A माइनस B इंटू A प्लस B। मिल गया छुटकारा किससे? अपन को स्क्वायर से। और S2P माइनस S1P क्या है? यही तो था तुम्हारा पाथ डिफरेंस, तो ये बन गया पाथ डिफरेंस। और अभी मैंने तुमसे बोला था D बहुत ज्यादा छोटा है कैपिटल D से, तो S1P और S2P लगभग लगभग किसके बराबर है? D के बराबर है। D प्लस D हो गया 2D। ये हो गए S1P की जगह भी। अब पक्की बात है, तुम में से 99% को डाउट आ रहा है कि जब आपने यहां पे D रख दिया, यहां भी रख देते। अरे भाई, रख देते तो D माइनस D 0 हो जाता, कहानी का सत्यानाश हो जाता। काहे के लिए कर रहे हो फिर YDAC? वो तो हमने इसीलिए कर लिया कि अगर एक हमारे पास 1001 है और एक हमारे पास 999 है तो लगभग लगभग प्लस में बराबर मान लो, मगर जब डिफरेंस लेंगे उस डिफरेंस की वजह से ही तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। इसीलिए माइनस में मत कर देना, सिर्फ किस में करना? प्लस में करना। क्लियर? चलो, अगर ये भी क्लियर तो अब देखो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, D/2 का स्क्वायर था, D/2 के स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल YD, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस YD प्लस YD क्या हो जाएगा? 2YD। ये हो गया YD प्लस YD, ये हो गया 2D। अब अगर अपन देखें यहां पर तो ये डेल्टा कितना हो गया? डेल्टा इंटू 2D इज इक्वल टू 2YD। और ये आपके पास डिफ्रैक्शन में भी, नोट कर लो इस पॉइंट को, डिफ्रैक्शन में भी Y इज इक्वल टू डेल्टा D/D। ये आपके पास आ गई पोजीशन, उस पोजीशन की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू आ गई पाथ डिफरेंस के टर्म्स में। डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, फोड़ दी बड़ा वाला D ऊपर, स्मॉल वाला D नीचे, बाई चांस घुट्टा मारना पड़े तो y इज इक्वल टू डेल्टा D/D। याद रखना, अप्रोक्सीमेशन लिया है। अब आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हो गया कि आपका पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा D, जो पाथ डिफरेंस क्या, पोजीशन आ गई किसके टर्म्स में? पाथ डिफरेंस के टर्म्स में। अब अगर आप ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ढूंढ रहे हो तो डेल्टा की जगह रख दो n लैम्डा, तो ये हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। खत्म।
अब यहीं पे अगर तुम्हें पोजीशन निकालनी होती डार्क की तो डेल्टा की जगह पे क्या रख देते 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो जैसे ही यहां पर डेल्टा की वैल्यू रखते डार्क वाली तो आ जाता 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। लो भाई, तुम्हारे पास पोजीशन आ गई डार्क फ्रिंज की, पोजीशन आ गई ब्राइट फ्रिंज की। अब मैंने तुम्हें पहली वाली स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में तुमसे कहा था कि इनको बोलते हैं फ्रिंजेस और इनकी जो विड्थ होती है उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो अगर आपको किसी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो आप क्या करो, सेंटर से सपोज करो मुझे इसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो ये एक आगे वाली फ्रिंज को एक पीछे वाली फ्रिंज के से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये छोटी सी विड्थ कितनी है। तो इसीलिए अब हम इसको कैसे लिखें n के टर्म्स में, तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को ऐसे लिखा कि अगर आपको फ्रिंज विड्थ चाहिए और यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, फ्रिंज विड्थ निकाल के लाओ, तो पहले y निकालो, y के बाद डेल्टा की वैल्यू रख दो दोनों के लिए। अब फ्रिंज विड्थ देखो क्या आएगा, n वाली पोजीशन सपोज करो nth फ्रिंज बन रही है यहां पे, उसके नीचे बनेगी n-1, दोनों को आपस में माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा वो पिद्दू सी जो फ्रिंज बन रही है ना उसकी विड्थ क्या होगी, वो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू yn माइनस yn-1। n की जगह पर एक बार n ही था तो यही है, और एक बार n की जगह पर क्या है n-1, यहां पर n की जगह पर आ जाएगा n-1 लैम्डा d बाई डी, यही y में वैल्यू रख दी, एक बार n की जगह n, एक बार n की जगह n-1, दोनों को माइनस किया, लैम्डा d बाई डी कॉमन, ये आ जाएगा n, ये n आ गया और ये n-1 माइनस की वजह से ये बीच में आ जाएगा प्लस, n से n कैंसिल, आंसर आ गया लैम्डा d बाई डी। ये आपके पास आ गई ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ। अब आप कहोगे डार्क फ्रिंज की क्या होगी, तो लो भाई डार्क फ्रिंज की भी निकाल दो। डार्क फ्रिंज के लिए भी वही, एक आगे वाले को एक पीछे वाली पोजीशन से माइनस कर दो तो वो छोटी सी विड्थ आ जाएगी। कैसे आ गई, कैसे आ गई, ऐसे आ गई। ये आपके पास था yn, दूसरा वाला क्या है yn-1, n-1 तो n की जगह पे n-1 रख दो क्योंकि ये एक पहले वाला है। अब देखो बस कुछ नहीं करा, दोनों को माइनस किया, लैम्डा d बाई 2d कॉमन, ये देखो 2n-1 वैसी का वैसा, ये माइनस अंदर गया 2n, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया अपने पास माइनस का 1, ओपन कर दिया ब्रैकेट, 2n से 2n कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 3 और जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3, -1 प्लस 3 क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी। हो गई कहानी खत्म। दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की लैम्डा d बाई डी, डार्क की भी लैम्डा d बाई डी। इसीलिए इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर बैठ गया तो कहानी हो गई खत्म। आपने क्या निकाला अभी तक, आपने निकाला कि सबसे पहले क्या होगा पाथ डिफरेंस, फिर दो ट्राइंगल लेके दोनों के कारण जो पाइथागोरस वाला था उससे माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करा, उसके बाद एक अप्रोक्सीमेशन लगाया, y की वैल्यू निकाली और उसके बाद डेल्टा की वैल्यू एक बार n लैम्डा रख दी तो आपके पास आ गई nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, एक बार 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख दी तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी आ गया। दोनों में से एक आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर दो तो फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है और बूटी ही हर जगह काम आई। इसके बाद फाइनली पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पूछी गई है वो इंटेंसिटी का पैटर्न है। यहां पर क्या होता है, ये आपके पास है O पॉइंट, ठीक है, अगर ये O पॉइंट है तो देखो भाई सेंट्रल वाला ये हो गया, ब्राइट बन रहा था सेंट्रल, 0 पाथ डिफरेंस था, उसके बाद फिर डार्क बनेगा तो ये 0, ये वाला सेक्शन डार्क का है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और इसी तरह से इस साइड और स्क्रीन के दूसरी साइड दोनों, मतलब ऊपर साइड और डाउन साइड, अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड ऐसे ही बनेगा। पहली बार अगर आप गौर से देखो तो y का फॉर्मूला था आपके पास डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो डार्क का फॉर्मूला था लैम्डा n 2n-1 बाई 2 इंटू लैम्डा d बाई डी। इसमें n की वैल्यू 1 रख दो, आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा d बाई 2d।
और एक बार n की वैल्यू 2 रख दो, आपको पता चल जाएगा कि दूसरा मिनिमा बनेगा 3/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d पर। और ये आपके पास इंटेंसिटी पैटर्न है, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, और इसमें सारी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम है। ब्राइट और डार्क की इंटेंसिटी जो है ब्राइट की, पूरे ब्राइट की सेम है, और डार्क वाला जो है वो बिल्कुल ही डार्क है, और सब में वो डार्क है, और ये कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू आउट द स्क्रीन। तो ये आपके पास हो गया इंटेंसिटी पैटर्न। किसके केस में? यंग्स डबल स्लिट के केस में। तो यंग्स डबल स्लिट और इंटरफेरेंस पूरी की पूरी चीजें एक वीडियो में आपको मिल गई हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इतने छोटे वीडियो में सारी चीजें मिल जाना। कम से कम 15 क्वेश्चंस के आंसर हैं इस वीडियो में, इसीलिए हर लाइन को ध्यान से सुनना। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की इंटरफेरेंस पर बेस्ड। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।